हम पिछले वीडियो का पहले सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताए हुए थे, फार्मूला कहाँ से आया था वो भी बता दिए और किस तरह से होगा वो भी बता दिए और इस पर कैसे न्यूमेरिकल बनेगा उसको भी हम बता दिए थे। पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल से दिए, कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखे कि ज़रा उसको बता दीजिएगा, तो मैं उस न्यूमेरिकल को बता रहा हूँ। उसके बाद आज का ये लेक्चर नंबर 15 रिवर्स ऑस्मोसिस और मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रतिलोम प्रासरण, इसको उल्टा प्रासरण भी बोलेंगे, व्युत्क्रम प्रासरण भी बोलेंगे, और प्रासरण दाब का मापन हम करेंगे। किस तरह से प्रासरण दाब को माप सकते हैं उसके बारे में आपको आज बताना है। तो सबको पता है प्रासरण के बारे में नहीं, और इसको उल्टा कर देंगे तो प्रतिलोम हो जाएगा या व्युत्क्रम हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, सब समझ में आ रहा है। प्रासरण दाब को मापेंगे कैसे ये भी बताना है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस दिया था प्रासरण दाब से रिलेटेड, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो था 300 केल्विन ताप पर 300 के ये टेम्परेचर है और प्रासरण दाब जो दिया गया था इसका 0.082 atm यह प्रासरण दाब था। तो कह रहा था इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको तो एक फार्मूला बताए थे जस्ट पीछे वाला वीडियो में देखिए, पाई इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन यहाँ ये निकालना आपको। इस साइड जो भी इस साइड कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय RT इज इक्वल टू C। शायद आप समझ गए होंगे, फाइंड आउट इसको कर सकते हैं 0.082 बाई R का वैल्यू आपको पता है और बताए हुए हैं, R का वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। तो उस वैल्यू का हम यहाँ पुट करते हैं 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना 300 के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। यदि क्रॉस करते हैं तो ये सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे, ये भी क्रॉस हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.0033 मोल पर लीटर इज इक्वल टू C। तो ऑप्शन नंबर देखिए जो भी होगा इतना आया होगा वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपको दिए थे का फॉर्मूला क्या होगा, जबकि हम स्टार्ट में लिख देते हैं P इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो पाई बराबर क्या देखते हो CRT होता, पाई इज इक्वल टू CRT होता, तो आप लिख सकते हो P बराबर CRT। देखिए जो भी ऑप्शन होगा वो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था वो था SPM से आर पार क्या हो सकता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल और केवल विलायक आर पार हो सकता है। कुछ बच्चे ने कंप्लीट लेक्चर देखे और वीडियो का आंसर भी दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था Cu2 Fe6 है, जटिल यौगिक है, सरल यौगिक है। तो आपको हम स्टार्ट में ही बता दिए थे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आर्टिफिशियल SPM है, इसको आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, ठीक है। तो ये आपको SPM है, आर्टिफिशियल जो जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम टू सेम एज वन मैं आपको बना के दिखा देता हूं। टेम्परेचर 273 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ 273 केल्विन पर। अब इसका प्रासरण दाब निकालना है, पाई निकालना, ठीक है। 273 केल्विन पर इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया C 0.1 मोल पर लीटर, ये तो कंसंट्रेशन है। तो हमको R का वैल्यू पता है क्या होता है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। जिसको पता नहीं है ये यूनिवर्सल वैल्यू है, बिल्कुल याद रखना इसको, ठीक है। 11th में ही पढ़ के हुए आप आ रहे हो। तो 5 नंबर में आपको निकालना क्या, पाई इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, सिंपल है। देखिए C का वैल्यू 0.1, R का वैल्यू कितना 0.0821 इंटू T का वैल्यू कितना 273 केल्विन। सबको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 2.24 आएगा, जो
एटीएम या बार आप लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइस समझ गए होंगे, ये पांचों आंसर आप मैच कर लेंगे जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या क्वेश्चन को उतार करके उसके नीचे उसका सॉल्यूशन भी आप लिख लो, ठीक है। क्योंकि आज के का टॉपिक काफी छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरिकल पोर्शन है, ठीक है। सो गाइस नोट कर लेंगे। सो गाइस आज अब आपको बताएंगे प्रतिलोम प्रासरण और प्रासरण दाब का मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वर्ड के बारे में तो पढ़े हैं, प्रासरण के बारे में, ठीक है। तो प्रासरण की क्रिया के लिए जरूरत एसपीएम का होता है, सबको पता है। एसपीएम को हम मिड सेंटर में रखते हैं, ठीक है। एक साइड क्या करते हैं, हम विलयन ले लेते हैं और दूसरा साइड क्या लेते हैं, विलायक ले लेते हैं या शुद्ध जल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये विलयन है हमारा। अब आपको हम स्टार्ट में ही बता दिए थे प्रासरण में, ओस्मोसिस में, कि इसमें जो बहाव होता है शुद्ध विलायक से, है ना, ये कण के अणु का प्रवाह जो होगा किधर होगा, विलयन की ओर होगा, विलयन की ओर होगा। सबको समझ में आ रहा। इस सिचुएशन में क्या होता है, विलायक घटने लगता है। देखिए ये कण इधर से इधर निकल के जाएगा तो विलायक क्या होगा, घटने लगेगा। हम यहां से यहां तक इसको इरेज करते, घटने लग गया। लेवल देखिए इसका घट गया, लेकिन इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो तो इस साइड आ गया, विलयन में आ गया, तो विलायक क्या विलयन में चला गया, इसलिए इसका लेवल बढ़ गया, है ना। और ये क्रिया को हम लोग प्रासरण बोलते हैं। लेकिन हमको समझाना क्या, प्रतिलोम प्रासरण। तो कैसे होगा समझ गए होंगे कि अब जो है ये जो एसपीएम है इससे केवल आर पार क्या होता है पता है ना, विलायक के कण होते हैं। तो विलयन में तो दोनों चीज होगा, विलायक भी होगा और विलयन भी होगा। अब हमको विलायक को इधर से इधर करना, देखिए डायरेक्शन चेंज कर देना, किधर से किधर, विलयन से लेके किधर, विलायक की ओर इधर करना है। ये उल्टा हो गया क्या, देख रहे हैं। स्टार्ट में क्या था, इधर से इधर क्या था, प्रासरण, विलायक से विलयन की ओर प्रासरण हो गया। लेकिन विलयन से यदि शुद्ध विलायक का प्रवाह हम इसकी ओर कर देंगे, विलायक की ओर कर देंगे, इसको ए सपोज करते हैं, इसको बी सपोज करते हैं। यदि यहाँ पर ए से हम बी की ओर जाते हैं तो इसको हम लोग प्रासरण बोलेंगे। बट हम बी से ए की ओर आते हैं तो इसको उल्टा प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण बोलते हैं इसको, ठीक है। सबका मतलब वही होगा, रिवर्स ओस्मोसिस। अब आपको करना है कि बी में यानी विलयन में जो विलायक के कण होंगे उसको शुद्ध विलायक की ओर भेजना है। कैसे भेजेंगे, तो इसमें जो प्रासरण दाब होगा, प्रासरण की क्रिया में प्रासरण दाब जो होगा उससे अधिक दाब हमको लगाना पड़ेगा। जब उससे अधिक दाब लगाएंगे किधर, विलयन की ओर, जब उससे अधिक दाब लगाएंगे विलयन की ओर, तब क्या हो सकता है सिचुएशन, तब होगा क्या कि विलयन में जो विलायक के कण होंगे वो बी से किधर आ जाएगा, ए की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन हम चेंज कर रहे हैं, यहां पर हम एसपीएम लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, ठीक है। अब ये एसपीएम किसको होने जाने देगा, केवल विलायक को, भी जस्ट भी बताया आंसर में। अब यहां पर हम विलयन लेते हैं, लिए हुए हैं, सॉरी यहां पर हम विलयन लिए हुए हैं, इसको बी सपोज किए हुए विलयन को, ठीक है। ये हमारा विलयन है। अब क्या करते हैं, इसमें हम इतना फोर्स लगाते हैं पिस्टन से कि विलायक, इसमें विलयन में जो क्या क्या होगा, विलायक प्लस विलय दोनों मिला हुआ रहता है, तब क्या बनता है, तो गाइस विलयन बनता है। तो उतना प्रेशर लगाना है इसमें कि प्रासरण दाब से ज्यादा प्रेस हो। प्रासरण दाब से जब ज्यादा प्रेस होगा तब विलायक की कण क्या होगा,
कि इस साइड सी साइड आना शुरू कर देगा, इस साइड सी साइड, यानी कि विलयन से किधर, विलायक की ओर आना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा यदि सिचुएशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम प्रासरण बोलेंगे। प्रतिलोम प्रासरण में बाहरी जो दाब होगा वो किससे ज्यादा होगा, पाई से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, पाई से ज्यादा होगा। यानी कि इसमें एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा, बाहरी दाब, वो ज्यादा होगा किससे, प्रासरण दाब से। गाइस समझ गए होंगे, यदि हमको प्रतिलोम प्रासरण करना है तो बाहरी दाब ज्यादा करना पड़ेगा, किसे, प्रासरण दाब से। यानी कि प्रासरण दाब को P मानते हैं, ये ग्रेटर देना होगा पाई से। आप लोग शायद देखे होंगे कैंट में या एक्वागार्ड में जो पानी को प्यूरिफाई करता है, उसमें भी ये लगा हुआ रहता है। तो हम चलते हैं आपको लेकर के वो चीज दिखाने के लिए, ठीक है। तो गाइस अभी आपको लेके आ गए हैं वाटर प्यूरिफाई का जो मशीन है। इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें प्रासरण का उल्टा होता है। ओके गाइस देख लिया होंगे। तो इसमें क्या है, उसमें क्या था ना कि आप स्पष्ट देखे थे, स्पष्ट लिखा हुआ था रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब उसमें जो फोर्स बनता है, बाहर से जो फोर्स लगाया जाता है वो ज्यादा होता है प्रासरण दाब से, ठीक है। इसलिए हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें से कई सारे कण निकल जाते हैं, ठीक है। और केवल हम लोग H2O के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, उसमें TDS को कंट्रोल कर दिया जाता है। कुछ सब्सटेंस उसमें आ जाते हैं जो पाचन क्रिया को करने में मदद करता है। लेकिन याद रहे बहुत सारा कण ये निकाल देता है, ठीक है। तो जितना हम लोग फायदा सोचते हैं उतना ही हमको लॉस भी है, ठीक है। चलते आगे, आप इसको समझ गए होंगे। तो प्रासरण दाब को कैसे मापेंगे उसको बताना, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इस क्रिया को समझ गए होंगे, फटाफट आप इसको नोट करते जाइए, कहीं ब्रेक मत कीजिए, ओके। सो गाइस अभी आप रिवर्स ऑस्मोसिस देख लिए। इस क्रिया में समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। हम लोग तो बोलते हैं समुद्री जल, लेकिन समुद्री जल आप लोग जान रहे लवण वाले जल है, यानी कि उसमें लवण घुला हुआ है। अब आपको पता होगा कि वो विलयन हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ऑलरेडी NaCl घुला हुआ, कई सारे लवण घुले हुए हैं, तो वो एक प्रकार का विलयन हो गया। तो विलयन से केवल और केवल क्या निकाला जाएगा, विलायक, मतलब H2O। बाद की विलय जो है वो आर पार नहीं होता है SPN से। तो सबको समझ में आ गया होगा, समुद्री जल का यदि हम लोग उसे शुद्ध जल निकालेंगे तो कौन सा मेथड करना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप कलकत्ता में देख लीजिए, वहाँ बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। आप बेंगलुरु देख लीजिए, वहाँ बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ, वहाँ पर सब समुद्री इलाका है और वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा लवण वाले जल से H2O को निकाल करके पिया जाता है। हम आते हैं प्रासरण दाब को कैसे मापेंगे, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपको एक बेसल लेना होगा, बर्तन लेना होगा। इस बर्तन को कुछ स्पेशल मेथड से डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कहाँ का क्या क्या लगाना है हमको, वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो गाइस सबको समझ में आ रहा होगा, स्पेशल यह डिजाइन किया जा रहा है जिसमें SPM को भी एडजस्ट किया जाएगा, ओके।
सो गाइस ये हमारा तैयार हो गया। ये एक प्रकार का यंत्र है जिसे हम प्रसरण दाब को माप सकते हैं। अब कहां पर क्या क्या सेट किए हैं उसको समझना इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं समझा रहा हूं। ओके, जो चीज जरूरत था उस चीज को हम यहां पर नोट कर देते हैं। ये हमारा एसपीएम है, आर्टिफिशियल एसपीएम है ये, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या कंडीशन होगा वो सारी चीज आपको बता रहे हैं। ये हमारा एसपीएम हो गया, Cu2Fe CN6, ये हमारा एसपीएम हो गया। ये हमारा शुद्ध जल का बहाव वाला नदी हो गया, यहाँ पर शुद्ध जल है जहां पर रखे हैं। ये हमारा केस नली है जहां तक वाटर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या भरा हुआ हो सकता है, H2O के मॉलिक्यूल्स, यानी शुद्ध जल इसमें आपका भरा हो सकता है, जिसको हम लोग विलायक बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा होगा, इसको विलायक बोलेंगे। तो विलायक का भी जरूरी होगा, इसमें भरा हुआ विलायक है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर जो हम ये लगाए हैं, ये पिस्टन है हमारा, ठीक है। और ये जो आपका मीटर टाइप का है, ये यही तो दाब को मापता है, जिसको माइनोमीटर बोला जाता है। यही मापता है दाब को, और इसके अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं। ये सॉल्यूशन है बिलियन। अब आपसे हम क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना है बिलियन इस पात्र में भरा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि एसपीएम द्वारा आर पार क्या होगा। एसपीएम द्वारा केवल और केवल विलायक आर पार होगा। तो विलायक आर पार होगा तो इसका मतलब विलायक निकल कर किधर चला जाएगा, बिलियन की ओर, बिलियन की ओर आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो लेवल है केस नली में, जो वाटर का लेवल, वो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। अब ये भरा हुआ है, लेकिन इसे जैसे पानी निकलेगा तो ऊपर नीचे जाएगा। इसका मतलब बिलियन में मिलेगा, बिलियन में मिलेगा। तो विलायक यहाँ से जो लेवल होगा इसका क्या होगा, घटेगा। तो आप स्पष्ट बता सकते हो कि इसमें विलायक की कण निकल के कहाँ जा रहा है, बिलियन की ओर आ रहा है। इस क्रिया को हम लोग प्रासरण बोलते हैं, ठीक है। अब प्रासरण को हम रोकने के लिए पिस्टन पर दाब आरोपित करते हैं। क्योंकि विलायक की कण जब निकलेगा तो आप सिचुएशन देखेंगे, इसका लेवल बढ़ने लगेगा, बिलियन का लेवल बढ़ने लगेगा। तो बिलियन का लेवल ना बढ़े तो क्या किया जाएगा, बिलियन का लेवल ना बढ़े तो उसके लिए पिस्टन से दाब लगाएंगे। और पिस्टन से जितना दाब लगाएंगे वो मैनोमीटर का कांटा उठने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर को इंडिकेट करेगा। प्रेशर जैसे ही पिस्टन से हम लगाएंगे, पिस्टन से जैसे प्रेशर लगाएंगे, केस नली का जो वाटर लेवल गिरा हुआ रहेगा फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाएगा। और जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो हम उसको अब छोड़ देंगे, क्योंकि जहां तक था वहां तक हमने कर दिया। अब इस बर्तन में देख लेंगे मैनोमीटर का कांटा कहां से कहां तक गया। जहां तक जाएगा वो हमारा प्रासरण दाब कहलाएगा। तो प्रासरण दाब किससे मापा जाएगा, मैनोमीटर से मापा जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, जब विलायक का प्रवाह बिलियन की ओर होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि केस नली का पानी का लेवल गिरने लगता है, इसको फिर से वही पहुंचाने के लिए पिस्टन से दाब आरोपित करेंगे। तो जो इसमें आपका विलायक आया है, पुनः विलायक आ जाएगा एसपीएम द्वारा इस नली में, और इस नली में जैसे आएगा एसपीएम द्वारा वो लेवल फिर से इसका ऊपर आ जाएगा। जहां तक था वहां तक करके हमें स्टॉप कर लेंगे और मैनोमीटर को देखेंगे, कांटा जहां तक गया है पिस्टन से जब दाब आरोपित होगा तो ये उठेगा। कांटा जहां तक गया वही दाब हमारा प्रासरण दाब कहलाएगा। सो गाइस समझ में आ गया होगा। इस विधि को हम लोग बोलते हैं वर्कले एवं हार्टले विधि बोलते हैं। कई सारे विधि होते हैं, सब में केवल यही विधि अधिकतर सरल, सुगम, उपयुक्त होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। कौन सा विधि को, वर्कले और हार्टले विधि को। अब इसका हम थ्योरिकल पोर्शन लेके चलते हैं, कैसे लिखोगे।
सबसे पहले एक आपको बर्तन लेना, लिखोगे तो लिख लो। सबसे पहले आपको एक पात्र लेना, उसमें एसपीएम को व्यवस्थित कर देना। कौन सा एसपीएम? CuFeCN6 को व्यवस्थित कर देना। और उस एसपीएम में एक साइड हमको जल के लिए नली लगाना है और दूसरे साइड केस नली लगा देना, ठीक है। अब बर्तन के ऊपरी भाग में जहां पर छोटा सा हॉल है वहां पर हम मैनोमीटर लगा देंगे जो प्रासरण दाब को मापेगा। मैनोमीटर लगाने के बाद पिस्टन को व्यवस्थित कर देंगे। अब हम इस पात्र में विलियम को भर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा साइड क्या करते हैं? जल को गिराते हैं। तो जल यहां से होते हुए इस एसपीएम पात्र में आते हुए यहां से केस नली में आ जाएगा, जहां तक भरेगा वहां तक भर के छोड़ देगा। अब धीरे धीरे देखते हैं विलायक के अणु विलियम की ओर प्रवेश करना स्टार्ट करता है। तो इस क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन से दाब आरोपित करते हैं। तो पिस्टन से दाब आरोपित करने पर मैनोमीटर का जो अंक होता है वो बढ़ने लगता है। तो जितना बढ़ता है वही प्रासरण दाब कहलाता है। तो इस तरह से वर्पियर-हार्टले विधि काफी आसान है। इसके कुछ लाभ हैं। पहला क्या है कि यह आसान एवं अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें सांद्रता नहीं बदलती है, किसी का नहीं बदलेगा, क्योंकि हमको कांस्टेंट कर देना, विलायक का जितना होगा उतना, विलियम का जितना होगा उतना। सांद्रता दोनों में से किसी का नहीं बदलेगा। तीसरा है यह बिल्कुल फास्ट क्रिया है, यह तेज प्रक्रिया है, एवं इसका जो रिजल्टेंट होता है, परिणाम जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? शुद्ध होता है एवं परिणाम शुद्ध होता है, ठीक है। चौथा जिसका पॉइंट है, बाहरी दाब जो होगा वो प्रासरण दाब को क्या करती है? संतुलित कर देती है, ठीक है। जिसके कारण एसपीएम पर तनाव नहीं होता है, तनाव भी नहीं होता है, ठीक है। और यही तनाव नहीं होने के कारण एसपीएम फटने का खतरा भी नहीं रहता है, ये सब इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो कि आपको वर्पियर-हार्टले विधि में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी कई सारे विधि हैं, हम नाम लिख देते हैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है फेफर विधि, दूसरा वर्पियर-हार्टले विधि, तीसरा है मोर्स फ्रेजर विधि, चौथा है डीब्रिज प्लाज्मोलिटिक विधि, पांचवा टॉमसेन की प्रतिलोम प्रासरण विधि। सो गाइस ये 5 विधि से आप मेजर कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वर्पियर एवं हार्टले विधि, ठीक है। इसमें से मापने पर ये सब रिजल्टेंट होते हैं, ये सब लाभ होते हैं, इसलिए हम प्रासरण दाब को किस विधि से मापेंगे? वर्पियर-हार्टले विधि को। सो गाइस समझ में आ गया होगा, कहीं कुछ नहीं, इसमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हमने समझा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो समान सांद्रता पर समान प्रासरण दाब को समझाते हैं, दर्शाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, तब हम आगे का टॉपिक इसी से रिलेटेड उसको बता रहे हैं। इसी से रिलेटेड सो गाइस आप देख लिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होता है। अब आपको हम इसी से रिलेटेड 3 सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। पहला इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन,
जिसको हम बोलते हैं समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन। अब क्या होता है कि विलयन हम दो ठो लेते हैं, विलयन ए लेते हैं और दूसरा साइड हम विलयन बी लेते हैं, ठीक है। दोनों विलयन का यहाँ पर देख रहे हैं ना समपरासारी, दोनों का यदि इसका प्रासरण दाब पाई 1, इसका प्रासरण दाब क्या चीज पाई 2, इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहला विलयन का प्रासरण दाब यदि दूसरे विलयन के प्रासरण दाब के बराबर होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासारी विलयन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। देखिए सम का मतलब बराबर, प्रासारी का मतलब तो समझ रहे हैं, प्रासरण होगा। तो जो दो विलयन का प्रासरण दाब समान होगा वैसे विलयन को हम लोग समपरासारी विलयन बोलेंगे। और ये दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम टू सेम होगा। C1 किसके इक्वल? C2 के इक्वल। यदि π1 π2 के इक्वल होगा तो याद रखेंगे C1 इज इक्वल टू C2 होगा। ऐसा सिचुएशन कब होगा? जब विलयन समपरासारी होगा। जब कंसंट्रेशन एक जैसा होगा तब याद रखेंगे A से ना तो B की ओर विलाया जाएगा ना तो B से A की ओर विलाया जाएगा। दोनों में से किसी साइड विलायक का बहाव नहीं होगा एसपीएम द्वारा, क्योंकि दोनों की सांद्रता क्या है? सेम टू सेम है। समझ में आ गया होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आप नोट कर लेंगे। अब इसी का दूसरा पॉइंट, ये सिचुएशन हुआ, और भी सिचुएशन हो सकता है क्या? और सिचुएशन हो सकता है कि π1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा π2। π1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? π2। तो ऐसा सिचुएशन यदि होता है तो इसको अतिपरासारी विलयन बोलेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसी सिचुएशन में जिसका प्रासरण दाब कम है उसको हम बोलेंगे अल्प परासारी विलयन। अल्प परासारी विलयन यानी कि जिसका प्रासरण दाब क्या होगा? कम होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप याद रखेंगे इस सिचुएशन में इसका प्रासरण दाब अधिक होगा, इसका प्रासरण दाब क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन बनता है तो याद रखेंगे आप। ये समझ में आ गया होगा अति परासारी विलयन क्या होगा? दो विलयन को जब लेते हैं उसमें से एक विलयन का प्रासरण ज्यादा होता है तो वैसे विलयन को अति परासारी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा क्या है? अल्प परासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब दो विलयन लेते हैं तो पहले विलयन की अपेक्षा दूसरे विलयन का प्रासरण दाब कम होता है तो वैसे विलयन को अल्प परासारी विलयन बोलते हैं। सो गाइस समझ में आ गया होगा ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो गाइस ये बहुत छोटा टॉपिक था और थ्योरिकल पोर्शन था। सो गाइस अब आपको हम क्वेश्चंस देते हैं इसके आधार पर कुछ बनाने के लिए। नाउ स्टार्ट। सो गाइस लेक्चर नंबर 15 सॉल्यूशन का था। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आप देखे थे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है और जो भी प्रॉब्लम होता है आप पूछिए हमसे, मैं बताऊंगा।
ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। और कोशिश करें आप डेली का लेक्चर नोट करते जाएंगे, ठीक है। मैं अगले 11th क्लास का भी वीडियो आज शाम में आपको डाल दूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।